हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है झारखंड पीजीटी कॉमर्स, सीनियर ऑडिटर झारखंड और यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिहाज से। क्लास शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप झारखंड पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और वहां जाके कोर्स में इनरोल करा सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो क्लासेस, प्रिंटेबल नोट्स, मॉक टेस्ट, क्विज, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो शुरू करते हैं। इसके पहले 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो वहां जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पहला क्वेश्चन, Who first imposed income tax in India and in which year? किसने भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया था और कौन से वर्ष में लगाया था, ये आपने जवाब देना है। लॉर्ड डफरिन 1886, सर जेम्स विल्सन 1860, जेम्स फोर्ड 1919 या निकोलस कॉल्डर 1957। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, पहली बार इनकम टैक्स इंडिया में लगाया गया था 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों को नुकसान हुआ काफी, तो उन्होंने बोला कि नुकसान की भरपाई इंडियन से ही करेंगे। ठीक है। तो सर जेम्स विल्सन ने 1860 में पहली बार भारत में इनकम टैक्स लगाया था। ठीक है। चलिए, आसान सा सवाल। अगले क्वेश्चन पे, वेज रेट ₹30 पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम्स 6 आवर, actual time taken is 4 hours. A certain total amount of bonus and wages, यानी टोटल आपको बताना है बोनस और वेजेस का, earned under रोवन प्लान। रोवन प्लान के तहत आपको बताना है, तो रोवन प्लान का आपको पता होना चाहिए कि रोवन्स प्लान के अंतर्गत क्या होता है। टोटल अर्निंग अगर आपको बताना है तो आपको टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये तो हो गया आपका नॉर्मल वेजेस। अब इसमें बोनस का क्या फॉर्मूला होता है, ऐड करते हैं इसमें। टाइम सेव divided by standard time into time taken into time rate। सो टाइम कितना लिया है, 4 घंटे। टाइम रेट कितना है, ₹30 पर घंटा। टाइम सेव्ड कितना है, टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड टाइम 6 था और 4 में कर लिया, तो 2 घंटे उसने बचाया। स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 6। टाइम टेकन 4 और टाइम रेट कितना है, 30। तो ये इसका नॉर्मल वेजेस तो हो जाएगा ₹120। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10, तो आ जाएगा ₹40 उसको बोनस मिल रहा है। कितना मिल रहा है बोनस, ₹40। तो टोटल पूछा है तो कितना मिलेगा, 160। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। अब देखें, इस सवाल में वो बोनस बस पूछ सकता था, जब बोनस पूछता तो कितना होता, ₹40। बोनस का फॉर्मूला यहाँ से आगे चल। सवाल है अगला, श्री सिंथेसिस लिमिटेड issued 10,000 10 years 8% डिवेंचर ऑफ 100 each। 10,000 डिवेंचर्स इशू किए गए, ठीक है, ₹100 वाले, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। गेट 4% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या है, डिवेंचर की फेस वैल्यू जो है वो है ₹100, लेकिन इशू कितने में किया गया, इशू वैल्यू कितनी है उसकी, 96। भाई ₹100 में ₹4 का डिस्काउंट, तो 96। Under the terms of debenture trust, these debentures are to be redeemed after 10 years at 5% premium। और इन debentures को 5% प्रीमियम पर क्या करना होगा, आपको रिडीम करना होगा, यानी आपको ₹105 पेमेंट करना होगा। तो रेडेम्पशन वैल्यू आ गई आपकी ₹105, 5% प्रीमियम 10 साल के बाद। कॉस्ट ऑफ इशू इज 2%। भाई इशू करने का कॉस्ट भी आया 2%। अब ये 2% किसका लिया जाता है, फेस वैल्यू का। Assuming corporate tax is 50%, corporate tax 50% है, कैलकुलेट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये कॉस्ट ऑफ डेट नामक चैप्टर से है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो जब रिडीमेबल डिवेंचर्स आते हैं तो उस केस में हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, आई यानी इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब आपको कितना कुल मिला डिवेंचर इशू करके,
डिवाइडेड बाई एन, एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स, जिसके बाद आपको क्या करना है, रिडीम करना है। ये आई हमने लिया है, आई है आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसमें हम बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो टैक्स माइनस नहीं करेंगे, और फिर रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई, तो इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपए का डिवेंचर 8% इंटरेस्ट, तो 8 रुपए इंटरेस्ट देंगे, ठीक बात है। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है भाई, रिडेम्पशन वैल्यू है 105। प्रोसीड्स कितना आया है, देखो देखना ध्यान से, प्रोसीड 100 रुपए वाला डिवेंचर था, 4 रुपए डिस्काउंट दिए, तो इशू कितने पे किया, 96 पे, लेकिन 2 रुपए 2% यानी 100 का 2% कितना होगा, 2 रुपए, 2 रुपए आपका इशू करने में चला गया, तो नेट आपकी जेब में आया कितना, 94 रुपए। तो नेट प्रोसीड्स कितना हो जाएगा, 94, एन कितना होगा 10, डिवाइड करेंगे इसको, रिडेम्पशन वैल्यू 105 प्लस 94 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस ये 11 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 99.5, ये आपका 8 प्लस 1.1 डिवाइडेड बाई 99.50। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये, डिवाइड करेंगे 9.1 डिवाइडेड बाई 99.50, ये आएगा आपका 9.145%, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9.15%, ये आ गया बिफोर टैक्स। तो अब आप देखें बिफोर टैक्स बोला है तो बिफोर टैक्स में एक ही ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, मतलब ये एक्चुअली हरियाणा टीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2017 में, तो इन्होंने क्या किया कि बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया और इसका 50% कर दिया, तो ये हो जाएगा इनका आफ्टर टैक्स, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे आप यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, जब आप ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब आपने ये जो आपका रिडेम्पशन वैल्यू है और नेट प्रोसीड, इसके खर्चे को भी, जो इसका भी डिफरेंस है, इस पे भी आपने टैक्स का बेनिफिट ले लिया है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा 9.15 एंड 4.575 रेस्पेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे चलिए। Which one of the following is not a limitation of informal communication? Informal communication यानी कि जो informal ग्रुप में कम्युनिकेशन होता है, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, मतलब कई बार उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इससे क्या क्या होता है भाई, देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में र्यूमर्स फैल जाते हैं, अफवाहें फैल जाती है, ठीक है। कई बार आधी अधूरी जानकारी होती है, हर आदमी अपने अपने मतलब से उस बात को समझता है, लेकिन इसकी एक खास बात क्या है, ये बहुत स्पीडी होता है, बहुत तेज गति से फैलता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ये इसका बेनिफिट है, ये लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, यानी गति बहुत तेज होती है, इसका नुकसान नहीं है, फायदा है। Those needs that are satisfied externally such as physiological and safety needs are, देखो मॉस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी बताई, ठीक है। उन्होंने बोला नीड्स तीन, नहीं मतलब 5 हिस्सों में बांटा उन्होंने, बेसिकली मतलब कह सकते हैं कि 3 मुख्य हिस्से थे उसमें, पहला था फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद आपकी थी सेफ्टी नीड्स, ये दोनों जो थी ये लोअर नीड्स हैं, ये सबको चाहिए, ठीक है। ये दोनों जो है आपकी क्या है, फिर है सोशल नीड्स, ठीक है। फिर है आपकी एफिलिएशन नीड्स, और फिर है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये आपकी हायर नीड्स है, ठीक है। और ये एफिलिएशन और सोशल नीड्स जो है, ये जो है आपकी क्या है, मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगी, या सोशल नीड्स को मिडिल ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स को हम क्या बोलेंगे, लोअर ऑर्डर नीड। भाई रोटी कपड़ा मकान और सेफ्टी वगैरह ये सारी चीजें कहाँ पर आएंगी, आपके लोअर ऑर्डर नीड्स में आएंगी। अगला, द पीवी रेशियो ऑफ द फर्म इज 50%, फर्म का पीवी रेशियो जो है वो 50% है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट इफ द सेल्स वॉल्यूम इज ₹5 लाख। तो देखो भाई आप समझ लो कुछ चीजें, पहला
अगर हम ऐसे बनाएं तो ये आपका सेल है और आपकी कॉस्ट ऐसे होती है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, ये है आपका ब्रेक इवन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके सेल्स और कॉस्ट दोनों ही क्या है, बराबर है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसके ऊपर जो आपकी सेल है ना, ये वाली, ये है आपकी ब्रेक, सॉरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। और आपको पता होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट पर आपकी सारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाती है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में सिर्फ आपको किसकी चिंता होती है, वेरिएबल कॉस्ट। मतलब वेरिएबल मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स पे, एमओएस सेल्स पे जो कंट्रीब्यूशन होगा वही सारा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई फिक्स्ड कॉस्ट एक्स्ट्रा बची नहीं है। ठीक है, तो पीवी रेशियो दिया है 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है 40%। तो बताओ ब्रेक इवन कितना होगा, ब्रेक इवन कितना होगा, 60%। और टोटल सेल्स कितना दिया है, टोटल सेल्स दिया है आपका 5 लाख। तो 5 लाख का 60% ब्रेक इवन होगा, इसका मतलब 3 लाख रुपए आपका हो गया ब्रेक इवन। ठीक है, और 3 लाख अगर ब्रेक इवन है तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना होगा, 2 लाख का हो जाएगा भाई। 5 में 3 अगर ब्रेक इवन है तो 2 लाख। और इस पर जो कंट्रीब्यूशन होगा, और कंट्रीब्यूशन कितना है, पीवी रेशियो 50%, तो ये 1 लाख रुपए हो जाएगा आपका प्रॉफिट। ये है मार्जिनल कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ। तो कौन सा ऑप्शन है इस पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द फाइनेंशियल लीवरेज, ये लीवरेज नामक चैप्टर से है। इफ सेल्स 1 लाख यूनिट इज रुपीज 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज 70, फिक्स्ड कॉस्ट इज 65, इंटरेस्ट चार्जेस इज 15,000। ठीक है, तो भाई सेल्स देखिए, सेल्स कितनी है, 2 लाख। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है हमें 0.7। तो 1 लाख यूनिट सेल है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 1 लाख यूनिट का लेंगे, तो ये कितना आ गया आपका, 70,000 रुपये। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है, कितना, 1,30,000। ठीक है, 1 लाख कंट्रीब्यूशन में फिर आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, कितना है आपका 65,000। तो क्या आएगा, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, कितना आया, 1 लाख, सॉरी 65। इसमें आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे, कितना है आपका 15,000। तो क्या आएगा आपका ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, या इसको पीबीटी भी कह सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कितना है, 50,000। ठीक है, 50,000। अब देखो ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज हमें फाइनेंशियल कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी होता है। तो कंट्रीब्यूशन कितना है भाई, 1,30,000। ईबीआईटी कितना है, 65,000। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 टाइम्स ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया, 2 टाइम्स। अब फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, ये इंटरेस्ट के इफेक्ट को कंसीडर करता है। तो इसका फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है आपका ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। ये कितना है, 65,000 डिवाइडेड बाई 50,000। ये कितना आएगा, 1.3 टाइम्स। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1.3 टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी। अब आप दोनों अगर आपको पता है तो आप कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। कंबाइंड लीवरेज कैसे आता है, कंबाइंड लीवरेज ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.3, ये क्या हो जाएगा, 2.6 टाइम आ जाएगा आपका कंबाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द मैनेजेरियल ग्रिड डेवलप्ड बाई ब्लेक एंड माउटन, a manager who has high consideration for production and little concern for people is known as, ये लीडरशिप नाम के चैप्टर से है। ठीक है, मैनेजमेंट में लीडरशिप। देखिए थोड़ा क्या है कि जो ये ब्लेक एंड माउटन थे ना, इन्होंने एक ग्रिड बनाया और इन्होंने 99 लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बताया टोटल। ठीक है, अब आप समझिए कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए इन्होंने 40, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा
कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के लिए यहाँ पर चिंता इन्होंने जाहिर करी, और यहाँ पर लिखा कंसर्न फॉर, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कैसे चिंता, और इन्होंने रेटिंग दी 1 2 4 5 6 7 8, और इस तरीके से 1 2 4 8, ठीक है, इस तरीके से। ये यहाँ पर क्या आएगा, ये लो आएगा, यहाँ पे हाई आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी हाई आएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पर है, तो मतलब अगर हम, चलिए इसको थोड़ा कलर बदल, अगर हम यहाँ पे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, इसका मतलब 1 एंड 1 पे हैं हम, तो यहाँ पर लो कंसर्न फॉर पीपल है और लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, दोनों ही लो है, तो इसको बोलेंगे इम्पॉवरिस्ड लीडरशिप। क्या बोलेंगे? इम्पॉवरिस्ड लीडरशिप या इम्पॉवरिस्ड मैनेजमेंट, ठीक है, 1 1। अब यहां से अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, कंसर्न, मतलब यहाँ पर आपका आएगा 9 और 1। 9 क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हाई है, और कंसर्न फॉर पीपल क्या है, लेस है, इसको आप बोलेंगे अथॉरिटी कंप्लायंस। यहाँ पर आपके प्रोडक्शन की चिंता ज्यादा है और वर्कर की चिंता कम है, ठीक है। अब आप यहाँ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई कंसर्न फॉर पीपल है और लेस कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है। यहाँ पर तो बात कर, सॉरी ऐसा रहेगा 1 एंड 9, 1 प्रोडक्शन का और 9 किसका, पीपल, ठीक, इसको बोलेंगे कंट्री क्लब लीडरशिप। क्या बोलेंगे, कंट्री क्लब लीडरशिप। और यहाँ पर दोनों ही हाई हैं, यानी 9 9, इसको बोलते हैं टीम मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, और बीच में जो आएगा वो आएगा आपका 5 एंड 5, इसको बोलते हैं मिडिल ऑफ द रोड। क्या बोलते हैं, मिडिल ऑफ द, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, अ मैनेजर हु हैज हाई कंसीडरेशन फॉर प्रोडक्शन, जिसका हाई कंसीडरेशन है प्रोडक्शन का, ठीक है, बट लिटिल कंसर्न फॉर पीपल, यानी हाई कंसर्न है प्रोडक्शन का, यहाँ पर आप देखें 9 है, और लोगों के लिए कंसर्न बहुत कम है, तो इसको बोलते हैं अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट, यानी यहाँ पर क्या होगा, 9 एंड 1 का मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द बुक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रिटन बाई, पुस्तक नवाचार और उद्यमिता किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपको कई बार बुक्स का नाम भी पूछ लिया जाता है, कई बार इसमें स्टेटमेंट वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं कि ये बोला किसने था, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा पीटर एफ ड्रकर। इन्होंने मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव करके एक सिद्धांत भी दिया था, एक प्रिंसिपल भी दिया था, ठीक है। आपसे एक सवाल है, एक बुक का नाम है, बताइएगा ये किसने लिखा था, कमेंट करके। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, नहीं सॉरी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये बुक का नाम है, ये किसने लिखी थी, ठीक है। ऑथर आपको कमेंट करके बताना है। अगला, द सोर्स ऑफ पावर डिपेंड्स ऑन फियर थ्रेट एंड पनिशमेंट, शक्ति का स्रोत भय धमकी और दंड पर निर्भर करता है। देखो ये है आपका मोटिवेशन चैप्टर से। मोटिवेशन में आपने मैक्लीलैंड का क्या कह सकते हैं, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था अचीवमेंट मॉडल, ठीक, मैक्लीलैंड अचीवमेंट या अफिलिएशन मॉडल, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं आता था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने 3 तरह के आपकी नीड्स बताई थी। नीड फॉर अचीवमेंट, यहाँ पर बंदा क्या होगा, किसी भी कीमत पर जीतना चाहेगा। नीड फॉर अफिलिएशन, यहाँ पर बंदे को चाहिए इज्जत, दूसरे की नजरों में वो बेहतर दिखना चाहेगा। और एक होगा नीड फॉर पावर, यहाँ पर जो बंदा होगा वो अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरे के ऊपर करना चाहेगा, ठीक है।
तो अचीवमेंट 3 ही तरह के लोग होते हैं भाई। एक लोग ऐसे मतलब एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमेशा जीतना चाहता है। एक आदमी चाहता है जिसको पूरी समाज में इज़्ज़त मिले और एक आदमी शक्तिशाली होना चाहता है, बस। ठीक है? तो अब वो जो नीड फॉर पावर है ना, इन्होंने पावर के कई सोर्सेज़ बताए, ठीक है? उसमें एक सोर्स है आपका लेजिटिमेट सोर्स या लेजिटिमेट पावर। जब आपको पावर आपकी अथॉरिटी से आए, आप रूल्स आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के रूल्स या आपकी अथॉरिटी से आए, उसको आप क्या बोलते हैं? जैसे आपका बॉस आपको डाँट रहा है, तो ये उसकी क्या है भाई? लेजिटिमेट पावर है। मम्मी-पापा आपको कूट देते हैं, ये भी लेजिटिमेट पावर है, ठीक है? फिर क्या है एक्सपर्ट पावर। भाई जब आपके पास ज्ञान है और उसकी वजह से आप शक्तिशाली हैं, भाई ज्ञानी आदमी की हर जगह इज़्ज़त होती है, जैसे सद्गुरु हो गए, ठीक है? इज़्ज़त करते हैं लोग, उनकी क्या है एक्सपर्ट पावर। जब आपका पावर का सोर्स कहाँ से आए, आपके ज्ञान से आए, स्किल से आए, नॉलेज से आए, इंटेलिजेंस से आए, ठीक है? उसके बाद रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर क्या है? जब आप किसी को कुछ देने की शक्ति रखते हैं, जैसे आप बॉस हैं और आपने क्या करा कि किसी को एप्रिशिएट कर दिया, किसी को बोनस दे दिया, ये क्या है रिवॉर्ड करने की पावर, ठीक है? तो यहाँ पर पावर टू प्रोवाइड रिवॉर्ड। उसके बाद है आपका कोर्सिव पावर, कोर्सिव कोर्सिव पावर, इसमें आप क्या करते हैं भाई, ये पावर है जिसमें आप किसी को धमका सकते हैं कि अगर तूने ठीक से काम नहीं किया ना, नौकरी से भगा दूँगा। अगर तूने ठीक से काम नहीं किया ना, तो तेरा डिमोशन कर दूँगा, सैलरी कट कर दूँगा। इसको बोलते हैं कोर्सिव पावर, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? उत्पीड़क शक्ति। और उसके बाद है एक आपका रेफरेंट पावर। ये पावर है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, ठीक है? लोगों को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति आपकी शक्ति है कि आपके फॉलोवर आपके दीवाने हो जाते हैं और आप फिर उनको जो कहते हैं वो कर डालते हैं। नेताओं के पास ऐसा होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी पावर्स के सोर्स को बताती हैं। तो बताइए कौन से पावर का मतलब सोर्स ऑफ पावर डिपेंड्स जो फ़ियर, थ्रेट, पनिशमेंट पर डिपेंडेंट होता है, तो हम बोलेंगे कि भैया ये कोर्सिव पावर, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। आप इसके थ्रू रिवीजन भी अपना कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है? और अगर कोर्स जॉइन करना है तो ऐप डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से कोर्स में ज़रूर एनरोल कराएँ, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।